ओके, हेलो एवरीवन। तो आज से हमारा सब्जेक्ट सर्वेइंग स्टार्ट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं सर्वेइंग, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बनता है, वो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, व्हाट इज सर्वेइंग, सर्वेइंग क्या कहलाता है, ठीक है। और हम जनरल टर्म में जब आंसर देते हैं ना, तो आप हमसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वेइंग क्या कहलाता है, तो हम एक्चुअल डेफिनेशन नहीं देते। हम बोल देते हैं कि जैसे कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, उसको हम जनरली सर्वेइंग बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। जब भी हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज सर्वेइंग, सर्वेइंग क्या कहलाता है, तो आपको आंसर क्या देना है। सर्वेइंग के अंदर हम डिटरमाइन करते हैं रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स अबव एंड बिलो द अर्थ सरफेस। जो हमारी अर्थ सरफेस है, उसके ऊपर या फिर उसके नीचे हम पॉइंट्स की रिलेटिव पोजीशंस को फाइंड आउट करते हैं। यह हमारा सर्वेइंग कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? ये हमारा सर्वेइंग कहलाता है। अब अगर नेक्स्ट में बात करूं कि ये जो रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ मेजरमेंट्स करने होते हैं। और मेजरमेंट्स की अगर बात करूं, तो पहला मेजरमेंट तो आपका डिस्टेंस का आ जाएगा कि हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। दूसरे मेजरमेंट की अगर मैं बात करूं, तो मुझे डायरेक्शन यहां पे फाइंड आउट करना पड़ेगी, ठीक है। हम डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट हमें हाइट यहां पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मतलब डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड हाइट। हाइट की जगह आप एलिवेशन भी बोल सकते हो कि हम एलिवेशन को यहां पर फाइंड आउट करेंगे। तो ये मेजरमेंट्स हमें यहां पे करने होते हैं। अब मेजरमेंट्स की अगर बात कर ही रहे हैं, तो ये मेजरमेंट आपके लीनियर भी हो सकते हैं और ये मेजरमेंट आपके एंगुलर भी हो सकते हैं। तो लीनियर और एंगुलर दोनों ही मेजरमेंट को आप यहां पे डन करोगे रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? तो सर्वेइंग को अगर डिफाइन अपन करेंगे, तो अपन क्या बोलेंगे? द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन। क्या बोलेंगे? अ आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस पॉइंट्स अबव और बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के ऊपर और अर्थ के नीचे हम रिलेटिव पोजीशंस ऑफ पॉइंट्स को फाइंड आउट यहां पे करेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको सर्वेइंग बोलते हैं। हमने क्या बोला कि अगर हमें यह चीज डिटरमाइन करना है, तो हमें यहाँ पे मेजरमेंट्स लेने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? मेजरमेंट्स लेने पड़ेंगे। और इन मेजरमेंट्स के अंदर इंक्लूड क्या क्या चीज की जाएगी? जैसे हमें डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, हमें डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है, और हमें हाइट को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, मतलब मेजर करना है, ठीक है। फाइंड आउट से अगर मैं बात करूं, तो मुझे मेजर करना है, ठीक है। अब ये जो मेजरमेंट्स आपके हैं, यह मेजरमेंट्स आपके लीनियर और एंगुलर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा सर्वेइंग कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज सर्वेइंग। सर्वेइंग के अंदर हम रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स को बिलो एंड अबव द अर्थ सरफेस डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट, पर्पज ऑफ सर्वेइंग इन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर सर्वेइंग का पर्पज क्या है, ठीक है। अगर इन जनरल टर्म अगर मैं आपसे पूछता हूं, तो आप बता सकते हो क्या कि सर्वेइंग के सिविल इंजीनियरिंग के अंदर सर्वेइंग का क्या पर्पज है? बता सकते हो? अगर पर्पज की यहां पे बात की जाए, तो सबसे पहले यहां पे क्या है? हम डिटरमाइन करते हैं, क्या डिटरमाइन करते हैं? एक्सटेंट एंड एरिया, ठीक है। जो फॉर्म्स वगैरह हमारे होते हैं, जो फॉर्म्स वगैरह हमारे होते हैं, तो उन फॉर्म्स की अगर मैं बात करूं कि फॉर्म्स का एक्सटेंट हमें देखना है या फॉर्म्स का हमें एरिया देखना है, तो इसके लिए आपको सर्वेइंग करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि भैया आप उस लैंड से तभी टैक्स का कलेक्शन कर पाओगे। क्या कर पाओगे? तभी आप टैक्स का कलेक्शन कर पाओगे, ठीक है। सपोज अगर मैं आपसे बोलूं कि हमें क्या करना है, हमें रोड कंस्ट्रक्शन करना है, या फिर हमें रेलवेज के लिए नया ट्रैक बनाना है, तो रोड और रेलवे का अगर हमें ट्रैक बनाना है, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा? हमें अलाइनमेंट सेट करना पड़ेगा। तो अलाइनमेंट को डिटरमाइन करने के लिए भी हम सर्वे यहां पर करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ अलाइनमेंट से मतलब यहां पे है
किस जगह पर कटिंग आने वाली है, किस जगह पर फिलिंग आने वाला है, यह हमें पता करना है तो हमें सर्वेइंग करना पड़ेगा, मतलब सर्वे हमें करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगर अगर हमें ग्राउंड सरफेस का क्या निकालना है, टोपोग्राफी निकालना है। क्या निकालना है? ग्राउंड सरफेस का अगर हमें टोपोग्राफी निकालना है, या फिर ऐसा मैं बोलूं कि टोपोग्राफी ऑफ द ग्राउंड सरफेस हमें पता करना है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के पहले आपको टोपोग्राफी ग्राउंड का पता होना चाहिए, तो भी हमें क्या करना पड़ेगा? सर्वे करना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा? सर्वे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना कि टोपोग्राफी ऑफ द ग्राउंड सरफेस बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम, डैम वगैरह का आप कंस्ट्रक्शन कर रहे होगे, बड़ा वाटर प्रोजेक्ट आपका है, उसका आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, तो आपको टोपोग्राफी ऑफ ग्राउंड पता होना चाहिए, जिसके लिए आपको सर्वे क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जैसे कि कैनाल्स हो गई हमारी, वाटर सप्लाई पाइपलाइंस हो गई, सीवर हमारा हो गया, या फिर हमें टनल्स वगैरह बनाना है। ठीक है, तो इसकी अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो सर्वे भैया यहाँ पे भी नेसेसरी आपका है, आपको सर्वे यहां पर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सर्वे आपको यहां पर करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जो हमारे प्लान्स होते हैं, जो हम प्लान्स बनाते हैं, इन प्लान्स को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें रिलेटिव पोजीशन चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें रिलेटिव पोजीशंस चाहिए, या फिर ऐसा बोला जाए कि हमें डेप्थ को निकालना है। अब ये रिलेटिव पोजीशन या डेप्थ की बात की जाए तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे सरफेस के ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर, उसकी हमें रिलेटिव पोजीशंस को फाइंड आउट करना है, उसकी हमें डेप्थ को फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सर्वे करना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट पर्पज की बात की जाए तो अगर हमें एरिया का कैलकुलेशन करना है या फिर हमें वॉल्यूम का कैलकुलेशन करना है, तब भी हमें सर्वे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेशन में भी हमें सर्वे की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो दैट इज द पर्पज ऑफ सर्वेइंग इन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर सर्वेइंग के ये पर्पज हो जाते हैं। अब अगर यूजेस की बात की जाए, यूज की बात की जाए कि सिविल इंजीनियरिंग में सर्वेइंग का कहां-कहां यूज है, तो इन्हीं के बेसिस पे आप यूजेस भी बता सकते हो। जैसे कि टोपोग्राफी ऑफ द ग्राउंड सरफेस आपने चेक किया, तो टोपोग्राफी ऑफ ग्राउंड सरफेस आप कैसे चेक कर रहे हो? आप टोपोग्राफिकल मैप का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? आप टोपोग्राफिकल मैप का यूज करोगे। तो टोपोग्राफिकल मैप को अगर हमें क्रिएट करना है तो हम सर्वेइंग का यूज करेंगे। क्या करेंगे? सर्वेइंग का यूज करेंगे। अब टोपोग्राफिकल मैप जो आपका होता है, इसके अंदर हमें नेचुरल फीचर्स का पता चलता है। ठीक है, तो नेचुरल फीचर्स ऑफ द कंट्री सच एज रिवर्स, माउंटेन, लेक, हिल्स, वैली और फॉरेस्ट। ठीक है, तो टोपोग्राफिकल मैप जो आपका होता है, अगर हमें इसको क्रिएट करना है तो सर्वेइंग की हमें जरूरत लगने वाली है। टोपोग्राफिकल मैप के अंदर जो हमारे कंट्री के नेचुरल फीचर्स होते हैं, और नेचुरल फीचर्स को दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे रिवर्स, माउंटेन्स, लेक्स, हिल्स, वैली, फॉरेस्ट। ठीक है, कहां पे फॉरेस्ट आ रहा है, कहां पे रिवर आ रही है, कहां पे माउंटेन आ रहे हैं, ये सारी चीजें हमें कहां पता चलेंगी? टोपोग्राफिकल मैप के अंदर पता चलेंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमें क्या करना है? हमें कैडेस्ट्रल मैप को क्रिएट करना है। क्या करना है? हमें कैडेस्ट्रल मैप को क्रिएट करना है, तो हमें सर्वेइंग की जरूरत पड़ेगी। अब जो कैडेस्ट्रल मैप होता है, जनरली कैडेस्ट्रल मैप्स के अंदर क्या डिफाइन किया जाता है? बाउंड्रीज को डिफाइन किया जाता है। जैसे सपोज अगर मैं बात करूं, दो स्टेट है, मध्य प्रदेश ले लेते हैं, एक उत्तर प्रदेश ले लेते हैं, दोनों की जो एक बाउंड्री होगी, दोनों स्टेट्स की जो बाउंड्री होगी, उस बाउंड्री को कैसे सेट आउट किया गया है, तो वो आपको कैडेस्ट्रल मैप में पता चलेगा। कैडेस्ट्रल सर्वे के द्वारा हम कैडेस्ट्रल मैप को बनाते हैं, जिसके अंदर बाउंड्रीज को फिक्स किया जाता है। क्या किया जाता है? बाउंड्रीज को यहां पर फिक्स किया जाता है। अब बाउंड्रीज, जैसे मैंने एग्जांपल एक स्टेट का लिया है, ऐसे दो प्लॉट्स का भी हो सकता है, दो लैंड्स का भी हो सकता है, दो डिस्ट्रिक्ट्स का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो बाउंड्रीज फिक्सिंग की बात आती है, वो कैडेस्ट्रल मैप के अंदर होता है, जिसके लिए कैडेस्ट्रल सर्वे किया जाता है। आगे अपन जब क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे इनको डिस्कस करेंगे, वहां पे आपको बताऊंगा कि कितने टाइप के आपके सर्वे होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको बाउंड्रीज
ऑफ फॉर्म्स एंड प्लॉट्स जो आपके हैं वो हम कैडेस्ट्रल मैप्स के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हम कंटूर मैप्स को हम क्या करेंगे, कंटूर मैप्स को भी अगर हमें क्रिएट करना है तो भी हमें सर्वेइंग की जरूरत पड़ेगी। अब कंटूर मैप्स की जनरली अगर बात की जाए तो जो डैम आपका होता है, रोड आपका होता है, कैनाल आपका होता है, रेलवे लाइन आपकी होती है, इसकी एप्रोप्रिएट लोकेशंस की अगर बात की जाए, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो कंटूर हमारा है, कंटूर मैप हमारा है, इसकी हेल्प से हम एप्रोप्रिएट लोकेशन यहां पे फाइंड आउट कर पाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यूज ऑफ सर्वेइंग की अपन बात करें तो जैसे रोड आपका हो गया, रेलवे लाइन आपकी हो गई है, कैनाल आपका हो गया, इनके अलाइनमेंट की जब बात की जाए कि हमें अलाइनमेंट को डिसाइड करना है तो अलाइनमेंट को आप कैसे डिसाइड कर पाओगे, वो भी आप विद द हेल्प ऑफ सर्वेइंग ही कर पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा यूज क्या हो जाएगा सर्वेइंग का, कि टू डिसाइड द अलाइनमेंट ऑफ रोड्स, रेलवेज, कैनाल्स, टनल्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स, सीवर लाइन, वाटर लाइन, ब्रिजेस। ठीक है, तो इन सब का अगर हमें अलाइनमेंट डिसाइड करना है तो हमें इसकी हेल्प लेनी है, सर्वेइंग की हेल्प लेनी है, मतलब कि सर्वेइंग का यूज करना है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए कि जो हमारा प्लॉट होता है उस प्लॉट की जो अनइवन बाउंड्रीज होती है वो अगर हमें मैप पे बताना है तो उसके लिए भी आपको सर्वे की जरूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट हमारा यहां पे क्या आ जाएगा यूज में, टू ड्रॉ एन अनइवन बाउंड्री ऑफ द प्लॉट ऑन अ मैप। ठीक है, मैप के ऊपर अनइवन बाउंड्रीज को भी अगर हमें प्लॉट करना है तो भी हमें सर्वेइंग की जरूरत यहां पर पड़ेगी। ठीक है, आ रही बात समझ में, यूजेस आपको समझ में आ रहा है। बॉर्डर का भी इंडिया पाकिस्तान बहुत बढ़िया एग्जांपल दे रहे हो। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट अगर बात किया जाए कि जैसे कि यहां पे समझना आप कि अभी अपन ने डिस्कस क्या किया था कि हम सीवर लाइन की यहां पे बात कर रहे हैं, हम वाटर लाइन की बात कर रहे हैं, हम और किसकी बात कर रहे हैं, हम जैसे कैनाल्स की बात कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको एक ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट होती है स्लोप की, अगर मैं बात करूं एक स्लोप की आपको नीड रहेगी, तो वो ग्रेडियंट आप कैसे डिसाइड करोगे, तो उस ग्रेडियंट को डिसाइड करने के लिए भी आपको सर्वेइंग की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो जैसे कि बोला जाए नेक्स्ट पॉइंट में तो क्या बोला जाएगा, डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेडियंट। ठीक है, अगर हमें स्पेसिफिक ग्रेडियंट को फाइंड आउट करना है, वो ग्रेडियंट की नीड कहां कहां है, जैसे कि वाटर लाइन, सीवर्स, रोड्स। ठीक है, तो इनकी स्पेसिफिक ग्रेडियंट हमें डिसाइड करना है तो हम सर्वे का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सर्वे का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे बात की जाए तो जो हमारा अर्थ क्रस्ट होता है, क्या होता है, जो हमारा अर्थ क्रस्ट होता है, इस अर्थ क्रस्ट के अंदर जो मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं उन मिनरल्स की खोज करना है आपको। उन मिनरल्स की अगर खोज करना है तो आप सर्वेइंग का यूज करोगे। अब जो मिनरल बेल्ट आपकी होती है इसके लिए कौन सा सर्वे किया जाता है, माइनिंग सर्वे आप करते हो ना, तो यहां पे भी आपका जो सर्वेइंग है वो यूज होगा। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, सर्वेइंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू अ माइनिंग सर्वे। आप कौन सा सर्वे यहां पे डन करोगे, आप माइनिंग सर्वे को डन करोगे। ठीक है, तो अभी अपन ने तीन चीजें डिस्कस की हैं, सर्वेइंग कहलाता क्या है, सर्वेइंग का पर्पज क्या है, और सर्वेइंग का सिविल इंजीनियरिंग में क्या यूज है। यहां तक की बात क्लियर है तो अपन आगे मूव करते हैं। जल्दी से बता दें मुझे कमेंट में, यहां तक जो हमने डिस्कस किया है वो क्लियर है। दैट इज द बेसिक, जो हमारा सब्जेक्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो उस सब्जेक्ट का बेसिक अपन ने डिस्कस किया है कि भैया सब्जेक्ट का इंट्रो क्या है, सब्जेक्ट का यूज क्या है। ठीक है, और सब्जेक्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं, जरूरत क्या है इस सब्जेक्ट की। चलो देन अपन आगे बढ़ते हैं और आगे इंपोर्टेंट आपका ये टॉपिक है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली आपसे फैक्चुएट बेसिस पे पूछ लिया जाता है कि हम जो सर्वेइंग पढ़ते हैं, ये सर्वेइंग सर्वे जो हम करते हैं प्रिंसिपल्स क्या है,
प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वे। तो सर्वेइंग के क्या प्रिंसिपल हैं? अगर मेनली बात की जाए तो सर्वेइंग को दो प्रिंसिपल्स में डिवाइड किया गया है, या फिर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि भाई सर्वेइंग के दो प्रिंसिपल होते हैं। पहले प्रिंसिपल की अगर बात की जाए तो पहला प्रिंसिपल क्या होता है? होल टू द पार्ट। क्या होता है आपका? होल टू द पार्ट, दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। ये आपके सर्वेइंग का फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, होल टू द पार्ट। ठीक है। नेक्स्ट अगर सेकंड प्रिंसिपल की मैं बात करूं तो सेकंड प्रिंसिपल आपका क्या होता है? सेकंड प्रिंसिपल आपका होता है कि हमारे पास दो कंट्रोल पॉइंट है। ठीक है, हमारे पास क्या है? दो कंट्रोल पॉइंट है। सपोज एक कंट्रोल पॉइंट ये मेरा हाथ समझ लो, एक कंट्रोल पॉइंट ये पेन समझ लो। ये दो कंट्रोल पॉइंट है जो हमें पता है। इन दो कंट्रोल पॉइंट की हेल्प से हम किसी थर्ड पॉइंट को एस्टेब्लिश करें, ये हमारा सेकेंड प्रिंसिपल हो जाता है सर्वेइंग का। तो सर्वेइंग के दो प्रिंसिपल आपके होते हैं। पहला प्रिंसिपल अगर मैं बात करूं तो पहला प्रिंसिपल आपका क्या होता है? पहला प्रिंसिपल आपका होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ठीक है, ये याद रखना, कभी कभी एग्जाम के अंदर पार्ट टू होल भी लिखा हुआ होता है। क्या लिखा होता है? पार्ट टू होल, और हम जल्दबाजी में इस पर टिक कर देते हैं। लेकिन याद रखना ये जो पार्ट टू होल आपका है, ये आपका कोई प्रिंसिपल नहीं है। ये आपका कोई प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल कौन सा है? वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ठीक है, पहला प्रिंसिपल क्या है आपका? वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ठीक है, अभी इसको मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट आपका जो है ये क्या है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यही बताया था अभी आपको मैंने। सेकंड मैंने आपको क्या बताया था कि लोकेशन ऑफ अ पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस। यही बताया था कि दो पॉइंट, मेरे पास दो कंट्रोल पॉइंट है। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको? दो कंट्रोल पॉइंट है तो टू पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस, ये हमारे दो कंट्रोल पॉइंट यहां पर हो गए। इन दो कंट्रोल पॉइंट की हेल्प से हम एक नए पॉइंट की लोकेशन को यहां पर डिसाइड करने वाले। हम क्या करने वाले हैं? हम एक नए पॉइंट की लोकेशन को डिसाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे दो प्रिंसिपल होते हैं इसके, सर्वेइंग के। याद रखना, यहां से मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है, और ये जो पहला वाला प्रिंसिपल है यह आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? दो प्रिंसिपल हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट अपन यहां पे बात करते हैं वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। इसका मतलब क्या है? वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का मतलब यह है कि हमारे पास जो सर्वे के लिए एरिया है, मतलब जो होल एरिया हमारा है, हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दें। हम उसको क्या कर दें? हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दें, और फिर उन छोटे छोटे पार्ट्स का सर्वे करें। अब जब आप उन छोटे छोटे पार्ट्स का सर्वे करोगे तो आप जल्दी से उसका सर्वे कर सकते हो ना। अगर छोटा पार्ट आपके पास होगा तो जल्दी से आप उसको फिनिश कर दोगे। अब जल्दी से आपने फिनिश किया तो एक्यूरेसी आपकी जो रहेगी वो तो लेस रहने वाली रहेगी। एक्यूरेसी लेस, अगर जल्दी में आप कोई काम करोगे तो एक्यूरेसी लेस रहने वाली है आपकी। ठीक है, लेकिन अगर मान लो उस दौरान कोई एरर आपकी आ जाती है, उस सर्वे वर्क में, उस छोटे से पार्ट के सर्वे करने में अगर कोई एरर आ जाएगी तो उस एरर को आप इजीली लोकलाइज कर सकते हो। आप उस एरर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपने उस एरर को फाइंड आउट कर लिया तो आप एरर्स को एक्यूमुलेशन से रोक सकते हो। तो मेन फायदा जो अपने को मिलता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का यही मिलता है कि हम एरर को लोकलाइज कर लेते हैं और एक्यूमुलेशन को प्रिवेंट कर लेते हैं। अगर कोई भी आपसे पूछता है तो आपको डायरेक्टली आंसर यही देना कि होल टू पार्ट जो आपका होता है, होल टू पार्ट में हम होल एरिया को पार्ट्स में डिवाइड करके सर्वे करते हैं, जिससे हमें बेनिफिट ये मिलता है कि अगर किसी प्रकार की एरर जनरेट हुई तो उसको इजीली लोकलाइज्ड करना और एक्यूमुलेशन ऑफ एरर को प्रिवेंट करना। मेन पर्पज हमारा यही है होल टू पार्ट का। आ रही बात समझ में? होल टू पार्ट का मेन पर्पज आपको समझ में आया? तो आप यहां पे देखो क्या लिखा है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। अगर बात की जाए तो दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। ये सर्वेइंग का आपका पहला प्रिंसिपल होता है। ठीक है, अब इसकी अगर मैं बात करूं कि इसमें होता क्या है, तो देखो यहां पे सबसे पहला कि जो सर्वेयर हमारा यहां पे होता है वो फर्स्ट क्या करेगा? फर्स्ट एक लार्ज फ्रेमवर्क को एस्टैब्लिश करेगा।
क्या करेगा, लार्ज फ्रेमवर्क को एस्टेब्लिश करेगा जिसके अंदर मेन कंट्रोल पॉइंट्स होंगे और इन मेन कंट्रोल पॉइंट्स को एक्यूरेटली आपको एस्टेब्लिश करना है। जब आपके पास एक लार्ज फ्रेमवर्क बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जब आपका एक लार्ज फ्रेमवर्क बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर सब्सिडरी स्मॉल फ्रेमवर्क को बनाएंगे। क्या करेंगे, सब्सिडरी स्मॉल फ्रेमवर्क को हम बनाएंगे। ठीक है, अब जो आपने स्मॉल सब्सिडरी फ्रेमवर्क बनाए हैं, रिलेटिवली लेस एक्यूरेसी आपको मिलेगी, क्यों, क्योंकि आप फास्ट सर्वे यहां पे करोगे। ठीक है, क्या करोगे, फास्ट सर्वे करोगे। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि एरर्स जो हमारी स्मॉल फ्रेमवर्क के अंदर जनरेट हो रही है वो आप इजीली क्या कर सकते हो, लोकलाइज कर सकते हो, नॉट मैग्निफाइड एंड दस द एक्यूमुलेशन ऑफ एरर गेट्स कन्फाइंड। मतलब जो एक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स आपका आएगा उसको आप प्रिवेंट कर पाओगे, कन्फाइंड आप कर पाओगे। कन्फाइंड मतलब कि आप उसको रोक पाओगे। तो जो मेन पॉइंट आपका है ना इसका, वो यही है कि भैया हम इसकी हेल्प से एरर को लोकलाइज्ड कर पा रहे हैं और एक्यूमुलेशन ऑफ एरर को हम प्रिवेंट यहां पर कर पा रहे हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब अगर सपोज मानो कि इस प्रोसेस को मैं रिवर्स कर दूं, इस प्रोसेस को रिवर्स कर दूं मतलब कि प्रोसेस को रिवर्स करना इन द सेंस पार्ट टू होल जाना। क्या करना, पार्ट टू होल जाना। पहले हमने छोटे से पार्ट, छोटा पार्ट का किया, फिर उससे थोड़ा और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, रिवर्स आप जा रहे हैं। ठीक है, और उन सबको जोड़ के आपने एक बड़ा वर्क यहां पे बना लिया। तो जब हम रिवर्स प्रोसेस की यहां पे बात करते हैं, वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल की हम बात करते हैं, तो यहां पे क्या होता है कि जो स्मॉल एरर आपका है, जो स्मॉल एरर आपका है, यह आपका मैग्नीफाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, मैग्नीफाइड हो जाता है। कैसे होगा ये मैग्नीफाइड, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एरर। ठीक है, जब हम पार्ट टू होल करने की कोशिश करते हैं तो छोटा सा एरर एक्यूमुलेशन हो के एक बड़ा एरर बन जाता है, इसलिए हम पार्ट टू होल नहीं करते, हम क्या करते हैं, होल टू पार्ट करते हैं। क्या करते हैं, होल टू पार्ट हम करते हैं। क्लियर, क्लियर है, होल टू पार्ट। होल टू पार्ट जो प्रिंसिपल आपका है वो प्रिंसिपल आपका क्लियर है, जल्दी से कमेंट करें। चलो देन अपन आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो ये वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट आपका है। इसमें ये आप देख पा रहे होगे यहाँ पे ए बी सी, ये आपके मेन कंट्रोल पॉइंट हो गए हैं। और ये जो आप पी आर क्यू या फिर मैं बात करूं एक्स वाई जेड, ये आपके सब्सिडरी या फिर मैं बोल सकता हूं कि डेट इज द स्मॉल फ्रेमवर्क। ये हमारे क्या हो गए, स्मॉल फ्रेमवर्क हो गए। ये हमारा लार्ज फ्रेमवर्क हो गया। ठीक है, ये लार्ज फ्रेमवर्क हो गया, ये स्मॉल फ्रेमवर्क हो गया। स्मॉल का आप करो, पहले इसका फिर इसका फिर इसका। ठीक है, कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये वर्किंग होता है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। इसको डिटेल्ड में भी बताया हुआ है, अगर आप देखोगे तो ये डिटेल्ड में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे कि आपका जो पहला ट्रायंगल बना हुआ है वो प्राइमरी, ट्राइवर्ज और मेन फ्रेमवर्क आपका हो गया है। ठीक है, इसके अंदर जो PQR और XYZ आपने बनाया है ये आपका सब फ्रेमवर्क आपका हो गया है। ठीक है, अब आप क्विकली यहाँ पे एस्टेब्लिश कर लो जल्दी से, मतलब क्विकली आप PQR XYZ इसका आप जो सर्वे है आप यहाँ पे डन कर सकते हो। ठीक है, डन कर सकते हो। अगर कोई एरर आपकी जनरेट होती है तो आप उसको इजीली लोकलाइज्ड भी कर सकते हो, क्योंकि आपने पार्ट के बेसिस पर इसको क्या किया हुआ है, पार्ट के बेसिस पर आपने इसका सर्वे किया हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को आप एक बार रीड कर लेना, आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, अब सेकंड जो प्रिंसिपल हमारा है, सेकंड प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हमारे पास दो रेफरेंस पॉइंट होंगे और विद द हेल्प ऑफ टू रेफरेंस पॉइंट हम क्या करेंगे, हम एक नए पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, एक नए पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब नए पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट करना है तो वो नए पॉइंट की जो लोकेशन होगी वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो अगर मुझे उस नए पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट करना है
तो मैं लीनियर और एंगुलर दोनों ही मेजरमेंट यहां पे कर सकता हूं और उन दोनों ही मेजरमेंट की हेल्प से हम एक तीसरे पॉइंट को यहां पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये कहलाता है हमारा सेकंड प्रिंसिपल, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द न्यू पॉइंट शुड ऑलवेज बी फिक्स्ड बाय एटलीस्ट टू मेजरमेंट, लीनियर और एंगुलर, फ्रॉम अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। मतलब हमारे पास दो मेजरमेंट होने चाहिए, या तो लीनियर मेजरमेंट होगा या फिर लीनियर और एंगुलर आपका मेजरमेंट होगा। उस बेसिस पर आप तीसरे पॉइंट को एस्टेब्लिश कर सकते हो। ठीक है, अब कैसे करना है वो प्रोसेस को अपन समझते हैं। सपोज अपन क्या करते हैं, अपन दो पॉइंट यहां पे कंसीडर करते हैं कि P और Q जो हमारे पॉइंट हैं, ये दोनों ही हमारे नॉन पॉइंट हैं। कैसे पॉइंट हैं ये हमारे नॉन पॉइंट हैं, जो कि ग्राउंड पर आपने मार्क करके रखे हुए हैं। ठीक है, आपको ये पता है। तो ये दोनों हमारे यहाँ पे क्या हो गए? रेफरेंस पॉइंट हो गए हैं। अब रेफरेंस पॉइंट हो गए हैं तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इज मेजर्ड विथ PQ। हम इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको एक्यूरेटली हम यहाँ पर क्या कर लेंगे? मेजर कर लेंगे और सीट के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। सपोज अगर मैं बात करूं, ये हमारा ग्राउंड है, इसके ऊपर एक पॉइंट ये हमारा क्या हो गया है? एक पॉइंट हमारा P हो गया है और दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया है? Q हो गया है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो बीच की डिस्टेंस है, सपोज L डिस्टेंस में मान लेता हूं, तो इसको आपने एक्यूरेटली क्या कर लिया है? मेजर कर लिया है और आपने सीट के ऊपर इसको ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, आई बात समझ में? चलो अब क्या करना है, इन दो रेफरेंस पॉइंट से हमें एक तीसरा पॉइंट डिटरमाइन करना है। क्या करना है? जैसे अगर मैं सपोज यहां पे बोल दूं कि ये R पॉइंट हमारा है, इस R पॉइंट को अपने को क्या करना है? डिटरमाइन करना है। तो अब इस R पॉइंट को मैं कैसे डिटरमाइन करूंगा? तो मैंने क्या बोला कि अगर मुझे ये तीसरा पॉइंट यहां पे एस्टेब्लिश करना है तो एटलीस्ट दो मेजरमेंट मेरे पास होने चाहिए। दो मेजरमेंट में अगर बात की जाए तो वो लीनियर मेजरमेंट भी हो सकता है और क्या हो सकता है? आपका एंगुलर मेजरमेंट भी हो सकता है। दो मेजरमेंट आपको करने पड़ेंगे और आप इसकी हेल्प से इस तीसरे R पॉइंट को एस्टेब्लिश कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब कैसे करेंगे समझो। अब आप यहां पे देख सकते हो, ये आपको बहुत सारी यहां पे इमेज दिख रही होंगी। जैसे अभी मैंने क्या बोला, ग्राउंड पर हमारा P और Q ये दो पॉइंट है, इसकी हेल्प से एक तीसरे पॉइंट को अपन ने एस्टेब्लिश किया। अभी आपको बताऊंगा कि कौन सा तरीका है जिस तरीके से ये R पॉइंट आपका एस्टेब्लिश हुआ है। अभी सिर्फ आप डायग्राम्स को देखो। ठीक है, ये A नंबर का डायग्राम है, माइंड में याद रखना क्योंकि आगे मैं ये डिस्कस करने वाला हूं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये आपका P पॉइंट है और ये आपका Q पॉइंट है और इसकी हेल्प से आपने R पॉइंट को यहां पे एस्टेब्लिश किया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये आपका P पॉइंट है जो कि ग्राउंड पर मार्क है, ये आपका Q पॉइंट है और इसकी हेल्प से आपने R पॉइंट को यहां पर एस्टेब्लिश किया है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे देखो, ये R पॉइंट आपने एस्टेब्लिश किया है, ये दो P और Q आपके रेफरेंस पॉइंट यहां पे हो जाएंगे। A, P और Q आपका यहां पे रेफरेंस पॉइंट है, इसकी हेल्प से आपने ये R पॉइंट को एस्टेब्लिश किया है। मतलब दो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट हैं जिसकी हेल्प से हम एक तीसरे पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं तो अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे फर्स्ट वाले पॉइंट को। ठीक है, जैसे आप देखो यहां पे PR और QR आपने यहां पर दो आर्क बनाए हुए हैं। ठीक है, तो देखो PR एंड QR डिस्टेंस आर नॉन। अगर हमें ये PR डिस्टेंस और QR डिस्टेंस नॉन है तो मैं ये R पॉइंट को यहां पे क्या कर सकता हूं? एस्टेब्लिश कर सकता हूं। ठीक है, इस R पॉइंट को मैं क्या कर सकता हूं? एस्टेब्लिश कर सकता हूं। तो टू आर्क हमने यहां पे आर्क बनाए हुए, एक तो P आर्क बनाया है, Q आर्क बनाया है। कैसे बना सकते हो? वही राउंडर हाफ से ज्यादा लेके एक आर्क यहां पे लगाया, एक आर्क यहां पे लगाया, इंटरसेक्टेड पॉइंट है, इंटरसेक्टेड पॉइंट की ये हमें जो डिस्टेंस है वो मिल जाएगी, इधर डिस्टेंस मिल जाएगी, तो आर आपका जो है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एस्टेब्लिश आपका हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना इस प्रोसेस को बोला क्या जाता है? एट क्रॉसिंग ऑफ दीज टू आर्क इज आर पॉइंट। ठीक है, तो याद रखना ये जो प्रिंसिपल है ना, ये जो पहला वाला प्रिंसिपल आपका है, ठीक है, जिसके अंदर आप ये दो आर्क यहाँ पे बना रहे हो, इसको आप यूज करते हो चेन सर्वेइंग के अंदर। क्वेश्चन आपका यहां पे बनेगा, क्वेश्चन आपका इस पॉइंट से बनने वाला है। इसको आप कहां पे यूज करोगे? आप इसको यूज करोगे चेन सर्वेइंग के अंदर। ठीक है,
9th क्लास की मैथ्स आ गई है, कोई बात नहीं। अब अगर हमें एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो 9th क्लास को भी पढ़ना पड़ेगा, 10th क्लास को भी पढ़ना पड़ेगा, सारी क्लासेस पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। चलो, तो क्लियर, ये वाला जो प्रिंसिपल है कहां पे यूज होगा आपका, चेन सर्वेइंग के अंदर ये वाला जो प्रिंसिपल आपका है इस प्रिंसिपल को यूज किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखो, लोकेशन P एंड Q आर नोन, ठीक है। यहां पे हमें ये जो P पॉइंट है और ये जो Q पॉइंट है, इन दोनों की लोकेशन जो है वो नॉन है, ठीक है। P और Q की लोकेशन हमें क्या है, नॉन है। तो अब आप क्या करोगे, ये जो आप यहां पे देख रहे हो R और S देख रहे हो, तो जनरली आपने ये क्या किया, ये जो लाइन यहां पे खींची है ये आपका क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है। आपने ये क्या किया, एक परपेंडिकुलर इस पे बनाया, ठीक है, 90 डिग्री एंगल देख रहे हो आप, ये आपने यहां पे क्या किया, एक परपेंडिकुलर बनाया। तो आर एस परपेंडिकुलर टू द PQ लाइन फ्रॉम पॉइंट आर इज ड्रॉन, जहां पे हमें आर पॉइंट को ड्रॉन करना है वहां से आपने क्या किया, एक परपेंडिकुलर यहां पर इरेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, PS और SR को आप मेजर कर लो, ठीक है, PS और SR को आप मेजर कर लो, ठीक है, और उसकी प्लॉटिंग कर दो विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो प्रिंसिपल आपका है परपेंडिकुलर इरेक्ट करने वाला, जो भी आपका नया पॉइंट है उस नए पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाने का जो आपका प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को यूज किया जाता है जैसे कि हमें किसी इंफॉर्मेशन को डिफाइन करना है। जनरली इंफॉर्मेशन को डिफाइन करना मतलब शॉर्ट ऑफसेट लेना है आपको, लेटरल मेजरमेंट आपको करना है, तो आप ऐसा बोलोगे कि दिस प्रिंसिपल इज यूजफुल फॉर डिफाइनिंग इंफॉर्मेशन। अगर हमें इंफॉर्मेशन को डिफाइन करना है, किसको डिफाइन करना है, इंफॉर्मेशन को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम इस प्रिंसिपल का यूज करेंगे, क्या करेंगे, इस प्रिंसिपल का यूज करेंगे। क्लियर, क्लियर बात यहां तक की बात क्लियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका क्या आएगा, डिस्टेंस QR एंड एंगल PQR आर नॉन। देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सी, QR, डिस्टेंस कौन सी आपकी QR, QR डिस्टेंस, और एंगल कौन सा, एंगल PQR। डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस हमें QR नॉन होगी और एंगल हमें PQR, ये हमें एंगल नॉन होगा। क्या होगा, PQR, ये हमें एंगल नॉन होगा, ये हमें क्या होगा, ये हमें एंगल नॉन होगा। तो हम तीसरा जो पॉइंट हमारा है ये हमारा एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो, देखो R को अगर हमें प्लॉट करना है तो हमें QR डिस्टेंस पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, QR डिस्टेंस पता होना चाहिए और PQR एंगल पता होना चाहिए। अब जनरली ये जो प्रिंसिपल आपका होता है इस प्रिंसिपल को यूज किया जाता है, एंगल वाला और डिस्टेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको यूज किया जाता है ट्रैवर्जिंग के अंदर। किसके अंदर यूज किया जाता है, ट्रैवर्जिंग के अंदर इसको यूज किया जाता है। तो याद रखना ये प्रिंसिपल आपका कहां पे यूज होता है, मोस्टली ये ट्रैवर्जिंग के अंदर आपका यूज होगा। कहां पर यूज होगा, ट्रैवर्जिंग, ठीक है। अब देखो यहां पे अपन एक बार लिख लेते हैं, ये वाला जो प्रिंसिपल है ये कहां पे यूज हो रहा है हमारा, चेन सर्वे के अंदर। ये कहां पर यूज हो रहा है, चेन सर्वेइंग के अंदर, ठीक है। ये किस लिए आप यूज कर रहे हो, इंफॉर्मेशन के लिए। डिटेल इंफॉर्मेशन अगर हमें प्लॉट करनी है, क्या करना है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अगर हमें प्लॉट करना है तो इस प्रिंसिपल का यूज करेंगे। ये प्रिंसिपल जो हमारा है इस प्रिंसिपल का यूज किया जाता है ट्रैवर्जिंग के अंदर। किसके अंदर यूज किया जाता है, ट्रैवर्जिंग के अंदर इस प्रिंसिपल का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब अपन आ जाते हैं इस फिगर नंबर डी पर। अब फिगर नंबर डी के बारे में अगर बात की जाए तो आप यहां पे देख सकते हो, एक तो θ1 आपका है, एक θ2 आपका है, मतलब दो एंगुलर मेजरमेंट आपके पास है ना, दो एंगुलर मेजरमेंट, मतलब कि एंगल RPQ हमें पता है और एंगल RQP हमें पता है, ठीक है। तो ये जो आपका है प्रिंसिपल, इसमें दो एंगल हमें पता है और इन दोनों एंगल से आप क्या कर रहे होगे, ये लाइन को ले जा रहे होगे, जहां पे ये क्रॉस कर रही होंगी वहां पे आपका एक नया पॉइंट एस्टेब्लिश हो रहा होगा। जहां पर ये क्रॉस कर रही होंगी वहां पर आपका एक नया पॉइंट क्या हो रहा होगा, एस्टेब्लिश हो रहा होगा,
ठीक है। तो इस प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो इस प्रिंसिपल को यूज किया जाता है ट्रायंगुलेशन में। इस प्रिंसिपल को कहां पर यूज किया जाता है? इस प्रिंसिपल को यूज किया जाता है ट्रायंगुलेशन के अंदर। कहां पे यूज किया जाता है? ट्रायंगुलेशन के अंदर इस प्रिंसिपल को यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर यहां पे? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा जो है नेक्स्ट, इसके अंदर अगर मैं बात करूं ई पॉइंट के अंदर, तो हमें एक तो एंगल पता है आर क्यू पी, और दूसरा हमें क्या पता है? लेंथ पता है पी आर। ठीक है, तो अब समझना यहां पे, इनकी हेल्प से आर पॉइंट को आप बना रहे हो, इसकी हेल्प से क्या कर रहे हो? आर पॉइंट को बना रहे हो। ठीक है, ठीक है। तो देखो क्या क्या पता है अपने को, अगर ई की बात करें, पी आर पता है एक तो हमें क्या पता है? पी आर पता है, ये हमें पी आर पता है। ठीक है, दूसरा हमें ये वाला एंगल पता है। ठीक है, दूसरा हमें क्या पता है? ये जो एंगल है, ये एंगल पता है। ठीक है, इसकी हेल्प से आपने क्या किया? इस आर पॉइंट को एस्टेब्लिश किया। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल आपका है, जिसके अंदर एक की हमें लेंथ पता है और एंगल पता है। ठीक है, इसका यूज किसमें किया जाता है? इसका यूज किसमें किया जाता है? सिमिलर टू आपका क्या है? सी है ना, सिमिलर टू सी है ना, कि एक हमें लेंथ पता है, मतलब वन साइड लेंथ पता है, और एक एंगल हमें पता है, तो इसको आप यूज करोगे ट्रैवर्जिंग में। किसमें यूज करोगे आप? इसका यूज करोगे ट्रैवर्जिंग के अंदर। कहां पे यूज करोगे? ट्रैवर्जिंग के अंदर आप इसका यूज करोगे। क्लियर? क्लियर यहां तक? यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपका है वो फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखना कि भैया कहां कहां किन चीजों का यूज किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल डिस्कस हो चुके हैं। प्रिंसिपल के बाद अगर बात की जाए, तो अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सर्वेइंग को। इसको डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ सर्वेइंग को अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। अब सर्वेइंग का जो क्लासिफिकेशन आपका है, वो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर पर अपन ने क्लासिफाइड किया है। जैसे कि अगर बात की जाए सबसे पहले कि एक्यूरेसी डिजायर, किस पे बात की जाए? एक्यूरेसी डिजायर पर अगर बात की जाए कि एक्यूरेसी यहां पर हमें नीड है, एक्यूरेसी की क्या है? एक्यूरेसी की हमें नीड है, और अगर हमें एक्यूरेसी की नीड है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी, ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी हमारे दो टाइप के सर्वे होते हैं। एक तो हमारा होता है प्लेन सर्वेइंग, दूसरा हमारा होता है जियोडेटिक सर्वेइंग। ठीक है, तो दैट इज द प्राइमरी डिवीजन। आप सर्वेइंग को ऐसा भी बोल सकते हो, प्राइमरी सर्वेइंग को दो कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, प्राइमरी, ठीक है, ठीक है। यहां पे अपन क्या बात कर रहे हैं? अपन बात कर रहे हैं सर्वेइंग की टाइप की। तो सर्वेइंग की अगर बात की जाए, तो प्राइमरी जो क्लासिफिकेशन होगा दो कैटेगरी में, एक तो प्लेन सर्वेइंग, दूसरा जियोडेटिक सर्वेइंग। अब प्लेन सर्वेइंग की अगर बात की जाए, तो प्लेन सर्वेइंग आपका क्या होता है? मतलब सिंपल सा आप एक फंडा याद रख लो कि जो हमारा अर्थ का कर्वेचर होता है, अर्थ कर्वेचर, या फिर अगर मैं बोलूं अर्थ सरफेस जो आपकी है, अर्थ सरफेस का जो राउंड ऑफ होता है, उसको अगर हम कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारा प्लेन सर्वेइंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्लेन सर्वेइंग, मतलब कर्वेचर ऑफ अर्थ नॉट कंसीडर्ड। ठीक है, प्लेन सर्वेइंग के अंदर आप क्या बोलोगे? कर्वेचर ऑफ अर्थ, कर्वेचर ऑफ अर्थ जो आपका है वो कंसीडर नहीं किया गया, नॉट कंसीडर्ड, ये कंसीडर्ड नहीं किया गया है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं जियोडेटिक सर्वेइंग की, अगर मैं बात करूं जियोडेटिक सर्वेइंग की, तो जियोडेटिक सर्वेइंग के अंदर कर्वेचर को क्या किया जाता है?
कंसीडर किया जाता है। आप समझो यहीं पे सिंपल सी बात हो गई है। अगर आप कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर नहीं कर रहे हो तो प्लेन सर्वेइंग जो आपका होगा वो आपका लेस एक्यूरेट हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, लेस एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर जियोडेटिक सर्वेइंग की बात करोगे तो ये आपका एक्यूरेट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्यूरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस को यहां पर कंसीडर कर लिया है। आगे अपन ये भी डिस्कस करेंगे कि कितना डिफरेंस यहां पे हमें देखने को मिलता है अगर हम बात करें कर्वेचर को कंसीडर करने की या फिर कर्वेचर को कंसीडर नहीं करने की। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि प्लेन सर्वेइंग के अंदर हम कर्वेचर को, अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते हैं, जियोडेटिक सर्वेइंग के अंदर हम इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलो बेसिक डिफरेंस जो मैंने आपको अभी बताया है वो यहां पर अपन ने डिफरेंशिएट किए हैं। जैसे कि प्लेन सर्वेइंग की अगर बात की जाए तो यहां पर क्या बोला मैंने आपको कि अर्थ सरफेस का जो कर्वेचर है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब कैसा होगा, प्लेन और फ्लैट सरफेस को यहां पे कंसीडर किया गया है। जो राउंडनेस होती है आपकी अर्थ की जो राउंडनेस होती है उसको क्या किया गया है, उसको इग्नोर किया गया है। क्या किया गया है, उसको इग्नोर किया गया है। अगर मैं सिंपली यहां पे भी बात करूं जियोडेटिक की तो इसके अंदर जो हमारा सरफेस ऑफ अर्थ है इसके राउंडनेस को कंसीडर किया गया है। ठीक है, टेक्स इनटू अकाउंट्स, तो राउंडनेस यहां पे कंसीडर की गई है, मतलब कर्वेचर ऑफ अर्थ आपका कंसीडर किया गया है। ठीक है, अगर बात की जाए प्लेन सर्वेइंग के अंदर तो जो भी हम ट्रायंगल्स का यहां पे फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, हम जो भी ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन करेंगे, ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन करना मतलब कि जो हम फ्रेमवर्क बनाएंगे, ठीक है, तो वो ट्रायंगल्स जो आपके होंगे उसकी जो, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि जितनी भी सर्वे लाइंस अपन यहां पे ड्रॉ करेंगे वो सारी की सारी कैसी कंसीडर होंगी, स्ट्रेट कंसीडर होंगी। कैसी कंसीडर होंगी, स्ट्रेट कंसीडर होंगी। ठीक है, और जितनी भी प्लम लाइंस हमारी होंगी वो सारी की सारी पैरेलल होंगी। अब स्ट्रेट अगर कंसीडर करोगे तो सारी की सारी प्लम लाइन जो आपकी होगी वो भी आपकी क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी, क्योंकि आप स्ट्रेट लेके चल रहे हो। ठीक है, वही अगर मैं बात करूं कि जियोडेटिक सर्वेइंग के अंदर जो हम सर्वे लाइंस को ड्रॉ करेंगे तो एक्चुअल में वो सर्वे लाइन आपकी कैसी होंगी, कर्व्ड होंगी। कैसी होंगी, कर्व्ड होंगी। क्यों? क्योंकि कर्वेचर ऑफ अर्थ को आपने यहां पर कंसीडर किया है। ठीक है, कैसा किया है, कर्वेचर ऑफ अर्थ को आपने कंसीडर किया है तो सर्वे लाइंस आपकी कर्व्ड होंगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो ट्रायंगल आपका बनेगा, स्फेरिकल ट्रायंगल आपका बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, स्फेरिकल ट्रायंगल बनेगा। अब स्फेरिकल ट्रायंगल्स का मतलब समझना, जैसे अगर मैं प्लेन सर्वे की बात करूं, स्ट्रेट लाइन आपने कंसीडर की है, आपको जो ट्रायंगल देखने को मिलेगा, ट्रायंगुलर फ्रेमवर्क आपने बनाया ऐसा देखने को मिलेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। अब यहां पे आपने स्फेरिकल मतलब कर्व लिया हुआ है, तो कर्व आपने लिया हुआ है तो आपका जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा वो ट्रायंगल आपका कुछ ऐसा बनेगा। ट्रायंगल आपका क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, दैट इज द स्फेरिकल ट्रायंगल, क्योंकि लाइंस जो हैं एक्चुअल में वो कर्व्ड हैं और आपने कर्व्ड लाइन को यहां पर कंसीडर किया है। ठीक है, अब अगर प्लेन सर्वे में नेक्स्ट अगर डिफरेंस की मैं बात करूं तो भैया प्लेन सर्वे का जो यूज है आप स्मॉल डिस्टेंस और स्मॉल एरिया में आप इसका यूज करोगे। ठीक है, और यूजफुल एरिया अगर यहां पे बात की जाए तो ये आपको लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर देखने को मिलेगा। ठीक है, एरिया जो होगा आपका लेस देन अगर 250 क्या है, लेस देन अगर 250 किलोमीटर स्क्वायर है तो प्लेन सर्वेइंग आप यहां पे कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एरिया आपका 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा हो जाता है तो आप जियोडेटिक सर्वे का वहां पर यूज करोगे। किसका यूज करोगे आप जियोडेटिक सर्वे का आप यूज करोगे। तो यूजफुल फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस एंड वाइड एरिया और एरिया ओवर 250 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया यहां पे क्या होगा आपका 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा होगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो प्लेन सर्वेइंग के अंदर मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक्यूरेसी की आप बात करोगे तो एक्यूरेसी आपको कम देखने को मिलेगी और यहां पे आपको एक्यूरेसी ज्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि आपने कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस को कंसीडर किया हुआ है। आपने क्या किया हुआ है, कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस को आपने कंसीडर यहां पर किया हुआ है। ठीक है, आई बात समझ में यहां तक। दोनों को जो अपन ने डिफरेंशिएट किया है उस बेसिस पर देखो इनका जो डिफरेंशिएशन है ना,
यहां से भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, यहां से भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, जैसे कि एरिया के बेसिस पे, कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस के बेसिस पर। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आप यहां पे देखो, ये एक डायग्राम आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, ये आप देख रहे होगे, ये जो बड़ा वाला आपका ये सर्कल दिखाई दे रहा है ना, इस सर्कल को आप देखो, ये सर्कल हमारा जो है, वो सर्कल हमारा क्या है, वो सर्कल हमारा अर्थ सरफेस है। ठीक है, अब इस अर्थ सरफेस पे आपने जैसे प्लेन सर्वेइंग किया, तो जितनी भी आपकी सर्वे लाइन होगी वो स्ट्रेट बनेगी। तो आप ये देखो, ये जो ट्रायंगल आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये ये वाला जो ट्रायंगल आप देख रहे होगे, ये ट्रायंगल आपका स्ट्रेट लाइन में ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो सर्वे आपका है ना, ये आपका प्लेन सर्वे है, मतलब प्लेन ट्रायंगल आपका बना हुआ है। यहाँ पे अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर नहीं किया गया है। क्या नहीं किया गया है? अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर नहीं किया है। और वहीं पे अगर आप देखोगे, तो ये आप देख रहे होगे कि यहाँ पे जो लाइन से ड्रॉ हो रही हैं, ये लाइंस आपकी कर्व्ड लाइंस ड्रॉ हो रही हैं, तो ये आपका स्फेरिकल ट्रायंगल बना हुआ है। मतलब कि यहाँ पे आपने कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसिडर किया है। आपने क्या किया है? कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसिडर किया हुआ है। तो यहां से जो आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। स्फेरिकल ट्रायंगल से जो रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे? एक्यूरेट आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जियोडेटिक सर्वे जो आपका होता है, इसकी जो एक्यूरेसी होती है, वो एक्यूरेसी हाई होती है एज कंपेयर टू प्लेन सर्वे। ठीक है, क्लियर? अब यहां पे समझना, नोट लिखा हुआ है एक, क्या लिखा? इफेक्ट ऑन एक्यूरेसी ड्यू टू नेग्लेक्टिंग अर्थ कर्वेचर इन सर्वेइंग। मतलब कहने का ये है कि जैसे आपने क्या किया, आपने ये प्लेन सर्वे किया, आपने क्या किया? आपने ये प्लेन सर्वे किया। ऐसे करोगे आप प्लेन सर्वे, स्ट्रेट लाइन आपकी सारी बन जाएंगे। अब ये जो स्ट्रेट लाइन आपकी यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ स्ट्रेट लाइंस का, मतलब यहां पे कर्वेचर आपने निग्लेक्ट कर दिया। कर्वेचर नॉट कंसीडर, कर्वेचर को कंसीडर नहीं किया। तो कर्वेचर को अगर मैंने कंसीडर नहीं किया, तो भैया एक्यूरेसी पर क्या असर पड़ने वाला है? ठीक है, तो इफेक्ट ऑन एक्यूरेसी, इफेक्ट ऑन एक्यूरेसी क्या होगा? बता सकता कोई? कोई अगर बता सकता है तो भैया ऑफर है आपके पास, कमेंट के थ्रू मुझे आंसर बता सकते हो आप। कमेंट के थ्रू आंसर आप बता सकते हो, क्या यहां पर असर पड़ने वाला है अगर हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर नहीं करते हैं तो? बताओ जल्दी से। स्लोप वगैरह इशू हो सकता है प्लान में, प्लान में इशू आ सकता है शायद। ओके, विजय, रोहित, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? चलो देखते हैं। जो नोट लिखा है इसके अंदर सारी चीजें मैंने मेंशन की हुई हैं,
कि भैया क्या प्रॉब्लम आने वाली है। जैसे इफेक्ट की अपन बात कर रहे हैं कि अगर मैं अर्थ कर्वेचर को निग्लेक्ट कर देता हूं तो एक्यूरेसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यही बोला है, यही क्वेश्चन है अपना। तो यहां पे समझना, जैसे दो पॉइंट आपको कंसीडर करना है। अगर बात की जाए लेंथ ऑफ आर्क, एक अगर आर्क आपने बनाया है उसकी लेंथ जो आपकी है वो 1.2 किलोमीटर है ऑन अर्थ, मतलब मींस सरफेस इज ओनली 1 mm मोर देन द स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग दोज टू पॉइंट्स। अब आ जाते हैं अपन वापस से इस ग्राउंड इस पे, ठीक है, ये समझ में आया ना, 1.2 किलोमीटर, ठीक है, ये समझ में आया, समझना। अब जैसे अगर एक कर्व्ड सरफेस की बात करें, जैसे ये हमारी कर्व्ड सरफेस है, अगर इसकी डिस्टेंस की आप बात करोगे ना, ये डिस्टेंस अगर मैं आपसे बोलूं कि 1.2 किलोमीटर है, ये क्या है, ये डिस्टेंस आपकी 1.2 किलोमीटर है, ठीक है। अगर आप इसको क्या कर रहे हो, अगर आप इसको स्ट्रेट में काउंट करो, स्ट्रेट में काउंट करो, तो क्या बोला इसने कि ओनली 1 mm, मतलब ये जो डिस्टेंस आपकी है ये आपकी क्या है 1 mm ज्यादा रहेगी, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस आपकी आएगी वो क्या आएगी 1 mm कम आएगी। तो इतना डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा एक्यूरेसी, एक्यूरेसी में आपको इतना डिफरेंस देखने को मिलेगा, कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा 1 mm का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो आप क्या लिखा, अगर मैं पूरे ट्रायंगल की यहां पे बात करूं, किसकी बात करूं, इसको इरेज कर देता हूं, पूरा पिच पिच हो गया है, ठीक है। अगर मैं पूरे ट्रायंगल की बात करूं, ये जैसे ये आपका ट्रायंगल है, स्फेरिकल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, तो ये जो इंटीरियर एंगल्स आपके इसके बन रहे हैं, इन इंटीरियर एंगल्स के सम की अगर बात करूं, अब दूसरी चीज आप यहां पे देखोगे, दूसरी चीज आप क्या देखोगे, दूसरी चीज आप ये देखोगे कि आपने स्ट्रेट लाइन भी बनाया है, आपने क्या किया, ये जैसे प्लेन सर्वे किया होगा तो ये स्ट्रेट लाइन में भी आपका एक ट्रायंगल बना होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन में जो ट्रायंगल बना इसके भी ये एंगल आएंगे, आएंगे एंगल इसमें भी एंगल आएंगे। तो आप देखना द सम ऑफ इंटीरियर एंगल of geometrical figure laid on the surface of the earth differ from that of the corresponding figure only to extent of 1 second, 1 सेकंड का आपको यहां पे डिफरेंस देखने को मिलेगा, मतलब 180 डिग्री जो आपका सम आएगा, ठीक है, क्या आएगा 180 डिग्री जो सम आएगा, ठीक है, वो आपको कितना देखने को मिलेगा, उसके बीच में डिफरेंस 1 सेकंड का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। स्फेरिकल जो ट्रायंगल बना उसके जो सम आने वाला है और जो स्ट्रेट लाइन का ट्रायंगल बना उसका जो सम आने वाला है, उन दोनों के सम के अंदर 1 सेकंड का आपको क्या देखने को मिलेगा, डिफरेंस देखने को मिलेगा अबाउट 200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। अगर ये चीज आप 200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में अगर आप ट्रायंगल बनाते हो, एक स्फेरिकल ट्रायंगल बनाते हो, एक स्ट्रेट लाइन ट्रायंगल आप बनाते हो, तो दोनों के इंटीरियर एंगल के सम में डिफरेंस जो आएगा वो 1 सेकंड का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इतना डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा यहां पर, ठीक है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो ये एक्यूरेसी पर, यह एक्यूरेसी पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्यूरेसी पर इफेक्ट देखने को मिलेगा अगर मैं शेप ऑफ द अर्थ को क्या नहीं करता हूं, कंसीडर नहीं करता हूं तो, ठीक है। बढ़े आगे। अब नेक्स्ट यहां पे अगला जो क्वेश्चन आता है कि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो अर्थ सरफेस आपकी होती है उस अर्थ सरफेस का जो शेप होता है उस शेप को आपने कैसा कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। जैसे आप यहां पे देख पा रहे होगे ये डायग्राम आपका बना हुआ है, ठीक है, और इसमें ये जो सर्कल आपका बना हुआ है, आउटर आप जो सर्कल यहां पे देख रहे हो, ये सर्कल आपका क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थ सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन सिविल इंजीनियरिंग जो अर्थ सरफेस आपकी है इसका जो शेप है ये आपका शेप कैसा होता है, करें जल्दी से कमेंट, हाँ कमेंट करें आंसर को।
शेप ऑफ अर्थ इन सिविल इंजीनियरिंग? नहीं पता? बहुत बढ़िया आंसर दिया, कर्व्ड। सर्कल देख के तुमने आंसर दे दिया, कर्व्ड होता है। छोटी जो क्लासेस होती हैं उसके अंदर भी बताया जाता है अर्थ का शेप क्या होता है, और हम तो इंजीनियर बन चुके हैं। रोहित, विजय, बताएं जल्दी से। देखो, अर्थ के शेप की अगर बात की जाए तो अर्थ का जो शेप होता है वो आपका होता है ऑब्लेट स्फेरॉइड। ठीक है, आप देखो यहां पे शेप ऑफ अर्थ की जब बात की जाए तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर शेप ऑफ अर्थ की बात की जाएगी तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो शेप ऑफ अर्थ आपका होता है इसको कंसीडर किया जाता है ऑब्लेट स्फेरॉइड। ठीक है, ये चीज याद रखना, एग्जाम के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। शेप ऑफ अर्थ कंसीडर्ड इन सिविल इंजीनियरिंग, हम क्या करते हैं, ऑब्लेट स्फेरॉइड यहां पर कंसीडर करते हैं। क्लियर? ऐसा क्यों? क्योंकि दिस इज बिकॉज इट इज द मोस्ट एक्यूरेट जियोमेट्रिक शेप। ये मोस्ट एक्यूरेट जियोमेट्रिक शेप होता है, इसलिए हम ऑब्लेट स्फेरॉइड इसको कंसीडर यहां पे करते हैं। दैट अप्रोक्सीमेट द अर्थ शेप। ठीक है, ये हमारा अप्रोक्सीमेट अर्थ शेप यहां पर होता है। लेकिन अगर बात की जाए तो जो अर्थ आपकी होती है नॉट परफेक्टली स्फेरिकल, हमारी अर्थ जो होती है वो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं होती है। ठीक है, ये कैसा होता है, इट इज फ्लैटर एट द पोल्स, पोल्स पर आपको ये फ्लैट देखने को मिलेगा, और राउंडर एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे आपको कैसा देखने को मिलेगा, राउंडर आपको देखने को मिलेगा इक्वेटर पे। ठीक है, क्या होता है, पोल्स पे आपको फ्लैट देखने को मिलेगी और इक्वेटर पे आपको कैसा देखने को मिलेगा, राउंड देखने को मिलेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो द अर्थ इज एन इलिप्सॉइड ऑफ रेवोल्यूशन। तो अर्थ हमारा जो हो गया तो वो जनरली क्या हो गया, इस बेसिस पर इलिप्सॉइड हो गया ऑफ रेवोल्यूशन, विच मींस इट इज क्रिएटेड बाय रोटेटिंग एन इलिप्स अराउंड इट्स शॉर्टर एक्सिस। शॉर्टर एक्सिस के अराउंड एक इलिप्स आपका जो है वो रोटेट कर रहा है, तो हमारा अर्थ का जो शेप यहां पे आप बोल सकते हो इलिप्सॉइड हो गया। क्या हो गया, अर्थ का शेप हमारा इलिप्सॉइड यहां पर हो गया। ठीक है, अब पहले मैं आपको अर्थ दिखा दूं भैया, अर्थ होती कैसी है। अर्थ ये होती है आपकी, अब अर्थ की अगर बात की जाए तो भैया ये हो गए हमारे पोल्स, तो पोल्स पर हमें फ्लैटर देखने को मिल रहा है, और ये हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये हमें इक्वेटर मतलब कि राउंड ऑफ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, राउंड ऑफ देखने को मिल रहा है। ये हमारा क्या हो रहा है, देखो आप यहाँ पे आप देखोगे ये पोर्शन आपको फ्लैट देखने को मिलेगा, तो बाकी ये आपको राउंड ऑफ यहाँ पे देखने को मिल रहा है राउंड ऑफ देखने को। ठीक है, यही चीज बोला, तो इसी बेसिस पे तो इलिप्सॉइड बोल दिया यहाँ पर, इसी बेसिस पर इलिप्सॉइड बोल दिया यहाँ पे। अब जो पोल्स को कनेक्ट करने वाली एक्सिस होगी वो आपकी पोलर एक्सिस कहलाएगी, और इक्वेटर की बात करेंगे तो वो इक्वेटोरियल एक्सिस कहलाएगी, मतलब कि वो हमारा इक्वेटर यहाँ पे होगा। ठीक है, तो जो हमारी पोलर एक्सिस होती है, पोलर एक्सिस मतलब कि जो पोल्स को कनेक्ट कर रही है, तो पोलर एक्सिस पे अगर बात की जाए तो भैया पोलर एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है आपकी 12,713। ठीक है, और इक्वेटोरियल एक्सिस जो आपकी है, जो कि इक्वेटर आपका होता है, ठीक है, तो उसकी जो आप डिस्टेंस देखोगे, ठीक है, या लेंथ देखोगे तो वो 12,756 होता है। एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है डिफरेंस इन दोनों का, कि इक्वेटोरियल एक्सिस और पोलर एक्सिस के बीच में कितना डिफरेंस आपका होता है। ठीक है, तो डिफरेंस आपसे यहां पे पूछ लिया जाएगा। क्या पूछ लिया जाएगा, डिफरेंस आपसे यहां पर पूछ लिया जाएगा। तो डिफरेंस आपको यहां पे पता होना चाहिए कि भैया दोनों एक्सिस के बीच में कितना डिफरेंस होता है। ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट करके आप मुझे बता दो, ठीक है, कि कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में। 12,713 और 12,756 किलोमीटर।
ये दोनों एक्सेस है, इन दोनों एक्सेस का आपको बताना है यहां पे, ठीक है। तो आप यहां पे क्या बोलोगे कि अर्थ जो हमारा होता है स्लाइटली हमें इलेक्ट्रिकल देखने को मिलता है, बट मोस्टली लाइक अ स्फीयर। बाकी मोस्टली अगर देखा जाए तो हमारा स्फीयर के जैसा होता है, इसलिए हमने ऑबलेट स्फेरॉइड यहां पर कंसीडर कर लिया है, ठीक है। क्लियर, चल ठीक है, चल नेक्स्ट अगर अपन यहां पे बात करें, नेक्स्ट अपन यहां पे बात करें तो नेक्स्ट अब आता है हमारा, अभी हमने क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे देखा, क्लासिफिकेशन हमने देखा एक्यूरेसी डिजायर्ड, कि हमें कितनी एक्यूरेसी डिजायर्ड है, उस बेसिस पे हम प्लेन सिविल प्लेन सर्वेइंग जो हमारा है और जियोडेटिक सर्वेइंग हमारा है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे नेचर ऑफ फील्ड के बेसिस पर, कि नेचर ऑफ फील्ड के बेसिस पर जो हमारा सर्वे होता है उसको हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है, ठीक है, कितनी कैटेगरी में अपन ने डिवाइड किया है, तो उसकी अपन यहां पे बात करेंगे। तो दिस टाइप अपना जो क्या बोलते हैं, सॉरी दिस टाइप में बोल रहा हूं, नेचर ऑफ फील्ड के बेसिस पे अगर बात करें तो सबसे पहला नेचर ऑफ फील्ड के बेसिस पे हमारा लैंड सर्वेइंग हो गया। अब लैंड सर्वेइंग का मतलब सिंपल सा है, अर्थ सरफेस के ऊपर आप जो सर्वे कंडक्ट करोगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे लैंड सर्वेइंग कहलाएगा, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, लैंड सर्वेइंग कहलाएगा। मतलब कि लैंड सरफेस का हमें क्या करना है, हमें लैंड सरफेस का मेजरमेंट करना है या फिर लैंड सरफेस का हमें क्या करना है, मैपिंग करनी है, तो हम लैंड सर्वेइंग को यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब लैंड सर्वेइंग को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, तो यहाँ पे जो फर्दर क्लासिफिकेशन आपका हुआ है वो किस पे हुआ है, टोपोग्राफिकल सर्वे, ठीक है। लैंड सर्वेइंग को फर्दर क्लासिफाइड किया गया टोपोग्राफिकल सर्वे। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि टोपोग्राफिकल सर्वे के अंदर आपका जो नेचुरल फीचर्स होता है, क्या होता है, नेचुरल फीचर्स जो आपका होता है उन नेचुरल फीचर्स को आप रिप्रेजेंट करते हो टोपोग्राफिकल मैप में, और जो टोपोग्राफिकल मैप आपका होता है वो टोपोग्राफिकल सर्वे के द्वारा आप प्रिपेयर करते हो, ठीक है। आई बात समझ में। नेक्स्ट हमारा कैडेस्ट्रल सर्वे होता है। ये कैडेस्ट्रल सर्वे अभी आपको बताया था कि इसकी हेल्प से आप क्या करते हो, सेटअप बाउंड्रीज, आप बाउंड्रीज को सेटअप करोगे, ठीक है, आप क्या करोगे, आप बाउंड्रीज को सेटअप करोगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट आपका सिटी सर्वे आता है। अब सिटी सर्वे की अगर बात की जाए तो जैसे रोड्स हो गया, वाटर लाइंस वगैरह हो गई, पार्क वगैरह आपके हो गए, ये सारी की सारी चीजें आप किसके अंदर देखने वाले हो, सिटी सर्वे के अंदर आप देखने वाले हो, ठीक है। अपन ब्रीफली इनकी डेफिनेशंस को देखते हैं कि टोपोग्राफिकल सर्वे आपका क्या होता है। तो देखो टोपोग्राफिकल सर्वे के अंदर अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारे नेचुरल फीचर्स होते हैं, क्या होते हैं, जो नेचुरल फीचर्स होते हैं जैसे कि हिल्स, वैली, रिवर्स, ठीक है, नाला वगैरह जो होते हैं बड़े, लेक्स वगैरह हो गया, वुड्स वगैरह मतलब कि फॉरेस्ट वगैरह की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों की डिटेलिंग आपको टोपोग्राफिकल सर्वे के अंदर देखने को मिल जाएगी। मतलब टोपोग्राफिकल सर्वे के द्वारा आप क्या प्रिपेयर करोगे, आप मैप को प्रिपेयर करोगे, उस मैप के अंदर ये सारी डिटेलिंग आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन याद रखना एज बाय एज जो आर्टिफिशियल फीचर्स होते हैं, जैसे कि आपने कोई रोड बनाया हुआ है, ठीक है, बड़ा एक्सप्रेस वे आपका निकला हुआ है, दो तीन कंट्रियों को जोड़, सॉरी दो तीन कंट्री बोल रहा हूं, दो तीन स्टेट्स को जोड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे रोड्स की जो डिटेल्स आपकी होगी या फिर रेलवे लाइंस की डिटेल होगी वो भी आपके टोपोग्राफिकल सर्वे के अंदर मेंशन होगी, ठीक है। तो ये चीज को आप याद रखना कि नेचुरल फीचर्स के साथ साथ कुछ आर्टिफिशियल जो फीचर्स होते हैं उनको भी टोपोग्राफिकल मैप के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि आपके रोड्स हो गए हैं और आपका रेलवे लाइंस हो गया है, ठीक है। क्या हो गया है, रोड्स आपका हो गया है और आपका रेलवे लाइंस आपका हो गया है। नेक्स्ट हमारा कैडेस्ट्रल सर्वे होता है। अब कैडेस्ट्रल सर्वे की बात की जाए तो कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है, तो ये आपको अभी बताया कि जो हमारा फील्ड होता है ना, उन फील्ड्स की हमें बाउंड्रीज को सेट करना है, क्या करना है,
फील्ड की बाउंड्रीज को हमें सेट करना है, या फिर हमारी कुछ अदर प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज की बाउंड्री को क्या करना है, सेटअप करना है। ठीक है, तो हम कैडेस्ट्रल सर्वे की यहां पे बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, कैडेस्ट्रल सर्वे की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिटी सर्वे की, कि सिटी सर्वे क्या होता है। तो देखो, सिटी सर्वे जनरली क्या होता है कि हमें सिटी के अंदर रोड का कंस्ट्रक्शन करना है, यही आपको बताया अभी मैंने, वाटर सप्लाई सिस्टम, या फिर जो आपका सीवेज सिस्टम है, पार्क वगैरह है। ठीक है, या फिर आपको कोई टाउनशिप को डेवलप करना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी किसके अंदर आती हैं, ये आपकी सिटी सर्वे के अंदर आती है। ठीक है, किसके अंदर आती है, सिटी सर्वे के अंदर आती है। ठीक है, अब इन सारी सर्वे की हेल्प से होता क्या है, आप एक सिटी का मैप रेडी करते हो। क्या करते हो, एक सिटी का मैप रेडी करते हो। एक अगर मैप रेडी हो जाता है तो जो टूरिस्ट वगैरह हमारी सिटी में विजिट करते हैं ना, तो उनके लिए एक तरीके का आपने क्या कर दिया है, गाइड मैप प्रिपेयर कर दिया है, कि उनको पता हो कि भैया रोड्स कहां पे है, कौन सी जगह पे कैसे जाना है, कैसे कनेक्टिविटी है, कहां पे पार्क है, ये सारी चीजें आप उस मैप के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हो। ठीक है, गाइड मैप फॉर एवरी इंपोर्टेंट सिटी ऑफ इंडिया आर अवेलेबल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म। ठीक है, जो टूरिज्म हमारा डिपार्टमेंट होता है, जैसे एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट जो आपका है, तो एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर इंडिया हमारा जो है, इंडिया की हर एक सिटी का, मतलब इंडिया की बात कर रहा हूं, एमपी की हर एक सिटी का आपको गाइड मैप मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, गाइड मैप आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सिटी सर्वे यहां पर हो जाता है। तो लैंड सर्वे जो हमारा होता है किसके अंदर आ रहा है, नेचर ऑफ फील्ड के अंदर आ रहा है। इसको 3 कैटेगरी में बांटा था, उन तीनों कैटेगरी की ब्रीफली डेफिनेशन अपन ने यहां पर देख ली है। और ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये जो मार्क कर रहा हूं, इन चीजों को आपको याद रखना है, क्योंकि यहीं से एमसीक्यू क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन यहां पे बात करते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग की। अब हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग भी आपका नेचर ऑफ फील्ड के अंदर ही आता है। हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग के अंदर सीधा सीधा आप नाम से यहां पे समझना कि वाटर बॉडीज जो हमारी होती हैं, उनका हमें सर्वे यहां पे कंडक्ट करना है, वो हमारा हाइड्रोग्राफिक सर्वे के अंदर आएगा। ठीक है, तो जितनी भी हमारी लार्ज वाटर बॉडीज होती हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी क्या होती हैं, लार्ज वाटर बॉडीज हमारी होती हैं, उन वाटर बॉडीज का हमें क्या करना है, उन वाटर बॉडीज का हमें सर्वे करना है, उन वाटर बॉडीज का हमें सर्वे करना है। ठीक है, अब वाटर बॉडीज का सर्वे क्या, जैसे हार्बर्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन आपको करना है, नेविगेशन की अगर मैं बात करूं, सोल लाइंस की अगर मैं बात करूं, मीन सी लेवल की अगर मैं बात करूं, तो ये सारी चीजें आप किस में करने वाले हो, वाटर बॉडीज में करने वाले हो ना। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग के अंदर आएंगी। इसके अंदर आएंगी, हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग के अंदर आएंगी। ठीक है, तो अगर अपन बात करें यहां पे, तो देखो मैंने क्या बोला आपको कि एक लार्ज वाटर बॉडी का आपको मैपिंग यहां पर करना है। क्या करना है, लार्ज वाटर बॉडी का मैपिंग करना है। तो आप जो मैपिंग करोगे, ये नेविगेशन के लिए आप यूज करोगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ हार्बर्स के लिए आप यूज करोगे। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल लाइंस की अपन बात कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ मीन सी लेवल की अपन बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर हैं, ये आपकी हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग के अंदर आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन यहां पे बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड कैटेगरी जो है, वो है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। अब एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के अंदर जो हमारी हेवनली बॉडीज होती हैं, जैसे सन हो गया, स्टार हो गया, इनका हमें क्या करना है, इनका हमें पोजीशंस फाइंड आउट करना है। तो हम एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे का यहां पर यूज करेंगे। तो देखो यहां पे लिखा है कि द सर्वे कैरिड आउट फॉर डिटरमाइन द लैटिट्यूड्स of different places on the earth surface and the direction of any line on the earth surface by making observation to heavenly bodies such as stars, sun, moons are called astronomical survey। ठीक है, तो जो हमारा सन है, स्टार है, मून है, इनके रेफरेंस से हम जो लैटिट्यूड्स मतलब की पोजीशंस को जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, वो हमारा क्या है, वो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे होता है।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या आता है, नेक्स्ट हमारा कैटेगरी आता है एरियल सर्वे। अब एरियल सर्वे हमारा क्या होता है कि जैसे कि हमारा कोई एयरक्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट के नीचे आपका कैमरा लगा हुआ है और ऐसे प्लेसेस जहां पे फिजिकली जाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो हम एरियल सर्वे वहां पे कंडक्ट कराते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए। वो जो कैमरा माउंटेड एयरक्राफ्ट आपका है वो वहां उस प्लेसेस के ऊपर फ्लाई करेगा और डिफरेंट डिफरेंट फोटोग्राफ्स को कैप्चर करेगा। उन फोटोग्राफ्स की हेल्प से आप उस पर्टिकुलर एरिया का एक मैप बनाओगे और उस मैप के अंदर उस एरिया की जो डिटेलिंग होगी उसको आप रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो आप देखो एरियल सर्वे के अंदर क्या हो रहा है, एन एरियल सर्वे इज कैरिड आउट फ्रॉम एयरक्राफ्ट, ठीक है, एयरक्राफ्ट की हेल्प से आप करोगे और इस एयरक्राफ्ट की हेल्प से आपको क्या करना है, फोटोग्राफ्स आपको लेना है, ठीक है, क्या करना है, फोटोग्राफ्स आपको लेना है उस पर्टिकुलर अर्थ सरफेस की, ठीक है, उस पर्टिकुलर अर्थ सरफेस की। तो ये हमारा किस कैटेगरी में आएगा, ये हमारा एरियल सर्वे की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़े तो नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑन बेस्ड ऑन पर्पज। पर्पज के बेसिस पर हमने सर्वेइंग को कितनी कैटेगरी के अंदर बांटा है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो हमारा होता है जियोलॉजिकल सर्वे। अब जियोलॉजिकल सर्वे की अगर बात की जाए तो जियोलॉजिकल सर्वे के अंदर हम अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हम अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं। मतलब कि जो हमारा अर्थ सरफेस होता है उसकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स का जो सर्वे होता है उसका हम जो सर्वे करेंगे, उसकी जो इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करेंगे वो हम जियोलॉजिकल सर्वेइंग के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो द सर्वे कैरिड आउट द असर्टेन द कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड जियोलॉजिकल सर्वे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट हमारा क्या होता है, नेक्स्ट हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे की बात की जाए तो आर्कियोलॉजिकल क्या होता है, एंशिएंट जो हमारा कल्चर है, एंशिएंट चीजें जो हमारी हैं उनकी खोज करना। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे हम वहां पर क्या करते हैं, वहां पर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। प्राचीनतम जो चीजें हमारी हैं उनके या प्राचीन चीजों के मैप वगैरह आपको प्रिपेयर करना है तो उन सारी चीजों के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे आप कंडक्ट करोगे, ठीक है। जैसे द सर्वे कैरिड आउट टू प्रिपेयर द मैप्स एंड द लोकेट द रिलाइज ऑफ एंटिक्विटीज एंड सिविलाइजेशन ईटीसी आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिकल सर्वे। मतलब कहीं पे खुदाई कर रहे हो आप, ठीक है, डिगिंग कर रहे हो, वहां पे कुछ आपको मिला, अब मिला तो मैप वगैरह जो है आपके प्राचीन मैप वगैरह है उसी बेसिस पे आप कर पाओगे ना ये सारी चीजें। तो ये आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो आप देखो आप यहाँ पे ये पर्टिकुलर पर्पज हो गया, मतलब जियोलॉजिकल सर्वे, मतलब आप देखो अर्थ क्रस्ट, पर्टिकुलर हमें अर्थ क्रस्ट के बारे में जानना है तो ये पर्टिकुलर पर्पज जियोलॉजिकल सर्वे। आर्कियोलॉजिकल सर्वेइंग की अगर बात की जाए तो आप यहां पे देखोगे कि सिविलाइजेशन, रिलेशंस ऑफ एंटिक्विटीज, इनके बारे में अपने को जानकारी प्राप्त करना है तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंदर आ गया। तो ये हमारे क्या हो गए, मेनली यहाँ पे क्या हो गए, पर्पज यहाँ पर हो गए, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए हैं, ये हमारे पर्पज यहाँ पर हो गए हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट देखो माइन सर्वे। अभी आपको बताया था मैंने शुरुआत में कि माइन सर्वे हम क्यों करते हैं, जो हमारा मिनरल बेल्ट होता है उस मिनरल बेल्ट को फाइंड आउट करना। मतलब अर्थ सरफेस के अंदर कहां पे मिनरल्स हैं इनका पता आप कैसे लगाओगे, तो माइन सर्वे से आप पता लगाओगे। किससे पता लगाओगे, माइन सर्वे से आप पता लगाओगे। मतलब अर्थ सरफेस के अंदर प्रेजेंस ऑफ वेरियस मिनरल्स अगर हमें फाइंड आउट करना है या प्रेजेंस को पता करना है तो हमें माइन सर्वे को यहां पर परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइन सर्वे हम जो करते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी स्पेशल टेक्निक्स अब तो आ गई हैं, ठीक है, उन टेक्निक्स की हेल्प से आप प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स का पता लगा सकते हो, ठीक है। वैसे ही जैसे हम बोरिंग करने के पहले नारियल को घुमाते हैं, ठीक है, पता लगाते हो ना भैया नारियल को घुमा के कि पानी कहां पर है, ठीक है। ओएनजीसी भी करती है, हाँ भैया ओएनजीसी, अब मैंने तो देखा नहीं है ओएनजीसी को। अब हंसना मत मेरी इस बात पे।
चलो बढ़े आगे, यहां तक क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है मिलिट्री और डिफेंस सर्वे, जो स्ट्रेटेजिक हमारा इंपोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो, द सर्वे कैरिड आउट फॉर द मिलिट्री एंड डिफेंस पर्पज। मिलिट्री एंड डिफेंस पर्पज के लिए जो सर्वे आप कंडक्ट करते हो उनको मिलिट्री और डिफेंस सर्वे बोला जाता है। इन ऑर्डर टू लोकेट द स्ट्रेटेजिक पोजीशंस इन द एनिमी एरिया इज कॉल्ड मिलिट्री और डिफेंस सर्वे। ठीक है, तो मिलिट्री और डिफेंस सर्वे के अंदर भैया जो हमारे शत्रु हैं उनकी हमें एक प्रॉपर लोकेशन पता करना है। जैसे आपने देखा होगा ना, कोऑर्डिनेट्स वगैरह आते हैं कि भैया इस कोऑर्डिनेट्स पे ये जगह पे ऐसा है। बहुत सारी मूवी आपने देखी होंगी, अभी तो बहुत सारी मूवी आ रही हैं। ठीक है, उस मूवी के बेसिस पे आपने देखा होगा एयरफोर्स जो होती है हमारी, उनको बता दिया जाता है भैया इस ये कोऑर्डिनेट्स हैं, इस जगह पे जाके आपको भैया मिसाइल छोड़ देनी, यहाँ पे जो है दुश्मनों ने अड्डा बना के रखा हुआ है। तो ये जो सर्वे आपका होता है ना, ये मिलिट्री और डिफेंस सर्वे की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये किसमें आता है? मिलिट्री और डिफेंस सर्वे की कैटेगरी में आता है। ठीक है, और इसके लिए जनरली जो हम परफॉर्म करते हैं वो एरियल सर्वे को ही परफॉर्म करते हैं। इसको परफॉर्म करते हैं एरियल सर्वे को, मतलब कि ड्रोन्स वगैरह जो होते हैं जो रडार रेंज में ना आए, ऐसे ड्रोन्स को फ्लाई कराया जाता है। ऐसे ड्रोन्स को क्या कराया जाता है? फ्लाई कराया जाता है और फोटोग्राफ्स को कैप्चर किया जाता है। ठीक है, तो ये मिलिट्री और डिफेंस सर्वे की कैटेगरी में आता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो नेक्स्ट हमारा होता है इंजीनियरिंग सर्वे। और इंजीनियरिंग सर्वे जो हमारा होता है कि जो हमारे वेरियस टाइप ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की जो डिटेलिंग होती है उसको अगर हमें कलेक्ट करना है तो हम इंजीनियरिंग सर्वे को यहां पर क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब इंजीनियरिंग सर्वे को परफॉर्म करने का रीजन ये है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स हैं, तो क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं कि जो वर्क होने वाला है उसकी क्वांटिटी को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ये सारी चीजें हमें इंजीनियरिंग सर्वे के अंदर परफॉर्म करनी है। ठीक है, अब जैसे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की बात की जाए तो जैसे आपका रेलवे हो गया, रोड हो गया, कैनाल हो गया, डैम्स आपका हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रीज आपकी हो गई, तो इनके लिए अगर क्वांटिटी ऑफ वर्क डन अपने को कैलकुलेट करना है तो हम इंजीनियरिंग सर्वे को यहां पर परफॉर्म करेंगे। अब इंजीनियरिंग सर्वे की अगर बात करूं तो इंजीनियरिंग सर्वे को भी फर्दर कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। अगर फर्स्ट कैटेगरी की बात करो तो आपने ये नाम सुना होगा, रेकॉनाइजेंस सर्वे। अब रेकॉनाइजेंस सर्वे जो आपका होता है, जनरली हम इसके अंदर एक रफ कॉस्ट ऑफ स्कीम को प्रिपेयर करते हैं। किसको प्रिपेयर करते हैं? रफ कॉस्ट ऑफ स्कीम को प्रिपेयर करते हैं, जिसके अंदर हमें एक आइडिया लग जाता है कि अगर हम कोई एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट करने वाले हैं तो उसके अंदर कितना कॉस्टिंग आने वाला है। ठीक है, तो एक रफ कॉस्ट अगर हमें बनाना है, रफ कॉस्ट अगर हमें बनाना है तो हम रिकॉग्नाइजेंस सर्वे को यहां पर परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारा आता है प्रिलिमिनरी सर्वे। अब जब रफ कॉस्ट आपकी बन चुकी है, जब रफ कॉस्ट आपकी बन चुकी है तो हम प्रिसाइज डेटा को यहां पे कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जो प्रिसाइज डेटा आपका होगा, मतलब कि प्रिसाइज डेटा की बात करें जैसे कि लोकेशंस, बेस्ट लोकेशन क्या है हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए, तो मल्टीपल हम पाथ यहां पे बनाएंगे, मल्टीपल अलाइनमेंट्स यहां पे बनाएंगे, जो शॉर्ट और जहां पे हमें ज्यादा रिटर्न की उम्मीद होगी हम वहीं पे उस रोड को या रेलवे लाइन को यहाँ पे बनाया जाएगा ना। ठीक है, तो मोर प्रिसाइज डेटा अगर हमें कलेक्ट करना है, क्या करना है? कलेक्टिंग मोर प्रिसाइज डेटा टू चूज द बेस्ट लोकेशन ऑफ वर्क। तो ये सारी चीजें हमें प्रिलिमिनरी सर्वे के अंदर परफॉर्म करना है। जब प्रिलिमिनरी सर्वे आपका हो जाएगा तो हम फिर लोकेशन सर्वे की बात करेंगे, और इसके अंदर हम क्या करते हैं? सेटिंग आउट द वर्क ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर हम वर्क को सेटअप करते हैं। ये हमारा लोकेशन सर्वे हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? लोकेशन सर्वे हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट हमारा जियोग्राफिकल सर्वेइंग आता है। अब जियोग्राफिकल सर्वेइंग की बात की जाए तो अगर हमें किसी एरिया का जियोग्राफिकल मैप प्रिपेयर करना है तो हमें जियोग्राफिकल सर्वेइंग यहां पे करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या करनी पड़ेगी? जियोग्राफिकल सर्वे यहां पर करना पड़ेगा। जैसे कि नेशनल बाउंड्रीज अपनी हो गई हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज की भी आप यहां पे बात कर लो। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपकी क्या होंगी? इस जियोग्राफिकल सर्वे के अंदर आएंगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि द सर्वे
carried out for the collecting of data for preparing of geographical map are called geographical surveying। मतलब जियोग्राफिकल अगर हमें मैप को प्रिपेयर करना है तो इसके लिए हम जो डेटा का कलेक्शन कर रहे हैं वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा, जियोग्राफिकल सर्वेइंग के अंतर्गत आएगा। द जियोग्राफिकल सर्वेइंग इज एम्प्लॉयड टू सर्व डिफरेंट पर्पज सच एज, जैसे कि स्पेसिफाइंग नेशनल बाउंड्रीज, लैंड यूज कंटूर्स। ठीक है, तो इनके लिए आप ग्राफिकल जो जियोग्राफिकल आपका सर्वे होता है उसको आप परफॉर्म करते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पे आता है हमारा क्लासिफिकेशन, किस बेसिस पर कि हम कौन सी मेथड यहां पे एडॉप्ट कर रहे हैं सर्वेइंग के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि एक मेथड, जनरली आपने दो मेथड्स का नाम सुना होगा, एक तो ट्रायंगुलेशन का आपने नाम सुना होगा और एक आपने ट्रैवर्जिंग का नाम सुना होगा। ठीक है, तो जो हमारा मेथड के बेसिस पे बात की जाए तो एक तो ट्रायंगुलेशन आपका हो गया, एक आपका ट्रैवर्जिंग आपका हो गया, नेक्स्ट आपका लेबलिंग हो गया और इसके बाद आपका क्या होता है, टैकोमेट्रिक सर्वे आपका होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स हमारे चार टाइप के सर्वे होते हैं, ट्रायंगुलेशन सर्वे, ट्रैवर्जिंग सर्वे, लेबलिंग सर्वे और टैकोमेट्रिक सर्वे। ठीक है, तो ये चार कैटेगरी आपको याद रखना है। ये किस बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है, ये मेथड कौन सी अपन यहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हैं उस बेसिस पर यहाँ पर क्लासिफिकेशन हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो ट्रायंगुलेशन सर्वे की अगर बात की जाए तो ट्रायंगुलेशन आपका क्या होता है, मेथड्स में अगर बात की जाए कि जो हमारा एरिया है उसके अंदर हम क्या करेंगे, ट्रायंगल्स बनाएंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, ट्रायंगल्स बनाएंगे। ठीक है, और जो ट्रायंगल्स बनेंगे तो ऐसा हमें नंबर ऑफ सीरीज ऑफ ट्रायंगल्स देखने को मिलेगा। तो ये हमारा ट्रायंगुलेशन मेथड होता है जिसके अंदर हम होल एरिया को नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देते हैं और उन ट्रायंगल्स की एक सीरीज का फॉर्मेशन करते हैं जो कि हमारा फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, यही लिखा है इसके अंदर, इट इज द बेसिक method of surveying and in which the measurement of one side of the triangles called baseline and the three angles is carried out. The other side are calculated by any one of the suitable formula available। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री आपकी जो होती है, जियोमेट्री जो आपकी होती है उसका यूज करके आप निकाल सकते हो। If the three sides of the triangles are measured then the method is called triangulation, sorry ट्राइलेटरेशन। ठीक है, ये ट्रायंगुलेशन सर्वे हो गया। अब ट्रैवर्जिंग सर्वे के अंदर क्या होता है, ट्रैवर्जिंग सर्वे के अंदर हम नंबर ऑफ सर्वे लाइंस जो होता है तो सीरीज ऑफ द सर्वे लाइंस हम देखते हैं। ठीक है, ट्रैवर्जिंग में क्या होता है, सर्वे लाइन जो हमारा होता है ऐसी नंबर ऑफ सर्वे लाइंस होता है, तो नंबर ऑफ सर्वे लाइंस की सीरीज आपको देखने को मिलेगी, वो हमारी क्या होती है, ट्रैवर्जिंग होती है। अब ट्रैवर्जिंग को भी जनरली अपन दो टाइप से करते हैं, एक तो ओपन ट्रैवर्ज होता है। ओपन ट्रैवर्ज का मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो उस ट्रैवर्ज का एंडिंग पॉइंट है दोनों कोइंसाइड नहीं करेंगे। जैसे कि रोड हो गया, रेलवे लाइन आपकी हो गई, इसके लिए अगर आप ट्रैवर्जिंग कर रहे हो तो आपको ओपन ट्रैवर्ज देखने को मिलेगा। क्लोज्ड ट्रैवर्जिंग भी आपकी होती है जहां पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट और जो एंडिंग पॉइंट आपका होता है दोनों ही आपकी क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, तो वो आपका क्लोज्ड ट्रैवर्जिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, क्लोज्ड ट्रैवर्जिंग आपका कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, तो आपको यहां पे क्या देखने को मिलेंगी, सीरीज ऑफ द सर्वे लाइंस आपको देखने को मिलेगा। ये आपका क्लोज्ड हो सकता है और ये आपका ओपन हो सकता है। ठीक है, और ये जनरली क्या होता है, जो हमारा कंपास होता है ना, कंपास की हेल्प से आप ट्रैवर्जिंग करते हो, क्योंकि लीनियर आप मेजरमेंट तो आप कर लोगे चेन और टैप की हेल्प से, कंपास जो होगा वो आपको डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो ट्रैवर्जिंग आपका हो गया। नेक्स्ट लेवलिंग की अगर बात की जाए तो लेवलिंग के अंदर क्या करते हो, किसी पॉइंट का अगर हमें एलिवेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी तो डिस्टेंस की अपन बात कर रहे हैं लेकिन हमें तो एलिवेशन फाइंड आउट करना है, तो एलिवेशन हमें कैसे मिलेगा, तो वो एलिवेशन हमें मिलेगा लेवलिंग में। तो लेवलिंग जो मेथड होती है उसके अंदर हम पॉइंट्स का एलिवेशन फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, डिटरमाइन द एलिवेशन ऑफ द पॉइंट्स। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको एलिवेशन ऑफ पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है। अब एलिवेशन कैसे मिलेगा, लेवलिंग स्टाफ जो आपका होता है उस पॉइंट के ऊपर लेवलिंग स्टाफ को आप रखोगे, जो आपका इंस्ट्रूमेंट होगा उससे आप उसका लेवल ले लोगे। ठीक है, तो ये आपका लेवलिंग हो गया। नेक्स्ट टैकोमेट्रिक सर्वेइंग की अगर मैं बात करूं तो टैकोमेट्रिक सर्वेइंग के अंदर आपका क्या होता है, हाँ ठीक है, टैकोमेट्रिक आपका क्या होता है, तो टैकोमेट्रिक सर्वेइंग के अंदर आपका टैकोमेट्रिक सर्वेइंग के अंदर आपका क्या होता है कि जो थेडोलाइट आपका होता है उस थेडोलाइट को यहां पे यूज किया जाता है।
ठीक है। उस थर्डोलाइट के ऊपर एक आपका एडिशनल अगर मैं बात करूं तो टैकोमीटर जो आपका होता है, उस टैकोमीटर को आपको इंस्टॉल कर देते हैं। तो हम एक्स्ट्रा जो डिप्रेशन एंगल आपका बनता है, जो आपका इंक्लाइंड एंगल बनता है, तो वहां पर हम रीडिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से ले पाते हैं। ठीक है, तो वो हमारा टैकोमेट्रिक मेथड होता है। ये सारी मेथड अपने को डिटेल में पढ़ना है, इसलिए आपको ब्रीफली यहां पे मैं समझा रहा हूं। ठीक है, आगे चल के अपन इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखना यहां पे हम टैकोमीटर का यूज करते हैं, यहां पे हम टैकोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, और ठीक है, इसका यूज करते हैं, टैकोमीटर का यूज करते हैं। विद द हेल्प ऑफ टैकोमीटर हम यहां पे जो डिस्टेंस हमारा है, एलिवेशन हमारा है, उसको हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ठीक है, तो यही सिलेबस अपना है। इसी सिलेबस को अपने को क्या करना है, इसी सिलेबस को अपने को कंटिन्यू करना है। आगे आगे की जो क्लासेस हमारी होंगी उन क्लासेस के अंदर हम क्या करेंगे, इन्हीं को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो आज की जो हमारी क्लास है सर्वेइंग की, इसको अपन यहीं पे बाइंड अप करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, क्लास ओवर।